हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और क्लासरूम ऑफ फिजिक्स चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो चालू करने से पहले आप सभी बच्चों का तहे दिल से शुक्रिया कि आपने इस चैनल को सपोर्ट किया, वीडियोस को देखा, शेयर किया, लाइक किया। थैंक यू बच्चों। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। चलिए वीडियो चालू करते हैं। आज हम आरबीएसई बोर्ड 2025 की फिजिक्स के चैप्टर 6 की बात कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इस चैप्टर के लिए हम प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसी के साथ में इस साल जो बोर्ड में आ सकते हैं क्वेश्चन, उसको डिस्कस करने वाले हैं। चलो तो वीडियो चालू करते हैं। सबसे पहले ब्लूप्रिंट को डिस्कस करते हैं बच्चों। देखो, अगर मैं ब्लूप्रिंट की बात करता हूं तो एमसीक्यू इस पर्टिकुलर चैप्टर से 2 आने वाले हैं, 2 एमसीक्यू आएंगे। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स एक आने वाला है, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वो एक आने वाला है, और फिर 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन और आने वाला है। थोड़ा सा समझते हैं। यहां पर ये जो पार्ट है बच्चों, ये न्यूमेरिकल है। ये क्या है? ये न्यूमेरिकल है। 1.5 नंबर वाला जो पार्ट है ना, जिसे हम लघुत्रात्मक सवाल बोल रहे हैं, ये एक न्यूमेरिकल आपके पास में आने वाला है। तो इस चैप्टर से हमें न्यूमेरिकल तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, अब जब न्यूमेरिकल तैयार करना पड़ेगा तो हमें फॉर्मूलाज तो तैयार करने ही करना है, और अगर आपके फॉर्मूलाज तैयार हो गए तो आपका एमसीक्यू और फिलिंग द ब्लैंक्स आसानी से तैयार हो जाएगा। बात समझ में आई? तो अगर मैं इसी को ही तैयार कर रहा हूं तो मेरे ये जो ऊपर वाले दोनों हैं 1.5 नंबर के, ये भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये भी आसानी से क्या हो रहा है? तैयार हो रहा है। बात समझ में आई? अगर चैप्टर की आप टोटल मार्किंग देखेंगे तो ये 4 नंबर का चैप्टर है, 4 मार्क का चैप्टर है। एक अच्छा चैप्टर है और ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। चलिए देखिए, सबसे पहले इस साल जो बोर्ड में आ सकते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूं कि पहले आप वो समझ लीजिए। देखिए, तो एमसीक्यू और फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए और 1 नंबर के छोटे सवाल के लिए, अति लघुत्रात्मक सवाल के लिए आपको क्या देखना है? आपको 3 डेफिनेशन जरूर से देखनी है। वो डेफिनेशन कौन सी है? मैग्नेटिक फ्लक्स की, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स, स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व, इनकी परिभाषा, इनकी यूनिट और इनकी डायमेंशन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझ ही गए होंगे। आपको इनका मात्रक और विमा भी देखना है। जैसे अगर मैं बात करूं किसकी, मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व का जो मात्रक होता है वो हेनरी होता है। दोनों का हेनरी होता है, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। ऐसा ही मात्रक की मैं बात कर रहा हूं, ऐसा यूनिट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, डायमेंशन भी आप आसानी से निकाल सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला पता हो। हाँ, सेल्फ इंडक्टेंस के लिए मैं फॉर्मूला जो आपको बता रहा हूं वो W = ½ Li² है। इस फॉर्मूला से अगर आप काम करेंगे तो आपका यूनिट जो है, सॉरी डायमेंशन जो है, वो बहुत जल्दी निकल जाएगा। एल का आपको क्या देखना है? यूनिट देखना है, सॉरी डायमेंशन देखना है। चलो, फॉर्मूलाज क्या है वो समझ लीजिए। तो इस चैप्टर में अगर मैं फ्लक्स की बात करता हूं, किसकी? फ्लक्स की, मैग्नेटिक फ्लक्स की, चुंबकीय फ्लक्स की, तो चुंबकीय फ्लक्स के 3 फॉर्मूला है। फाई = BA cos थीटा या B.A, आप सभी को पता है, B.A, है ना। फिर फाई = Li स्वप्रेरकत्व वाले से, और अन्योन्य प्रेरकत्व से फाई = Mi। ये 3 फ्लक्स के फॉर्मूला यूज हुए हैं। फिर पता चल गया चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। अब हम बात करते हैं कि यहां पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात की गई है ना, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण में विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल की बात होगी। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल के अंदर फैराडे का नियम है ना, E = -N-dφ/dt, ये फैराडेज लॉ है। ठीक है, या फिर परिमाण में देखोगे तो N-dφ/dt, प्लस के अंदर लिख सकते हो, परिमाण में, मैग्नीट्यूड के अंदर। फिर किसी भी रॉड में, किसकी बात कर रहे हैं हम? मैग्नेटिक रॉड की बात कर रहे हैं, धात्विक छड़ की बात कर रहे हैं। अगर कोई धात्विक छड़ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर v वेलोसिटी से मूव कर रही है, और उस रॉड की लेंथ अगर L है तो उसके अंदर EMF कितना जनरेट होगा? BVL। ध्यान में रखिएगा, किसी छड़ में कितना EMF होता है, विद्युत वाहक बल होता है, BVL होता है। ठीक है, अब ये थोड़ा ध्यान में रखना, यहां पर ये BVL तभी काम करेगा जब ये तीनों एक दूसरे के लंबवत होंगे।
ये तीनों एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत होंगे। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, अगर ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तभी ये फॉर्मूला है। अगर इनमें से कोई भी दो पैरेलल हो गए, समांतर हो गए, तो ईएमएफ 0 लिख देना, ये ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है, चलिए, अगर वही धात्विक छड़, एल लेंथ की धात्विक छड़ अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में घूम रही है ना, अगर वो घूम रही है तो फिर उसमें कितना ईएमएफ होगा, तो आंसर है बी ए एफ। बी मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, ए एरिया, पाई आर स्क्वायर होगा एक ही जगह, और एफ फ्रीक्वेंसी है बच्चों, आवृत्ति। ठीक है, अब यहाँ पे एरिया का मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं पाई आर स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी ऐसा का ऐसा, फिर इसे 2/2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या पता चलेगा, 2 पाई एफ ओमेगा होता है बच्चों, कोणीय वेग या कोणीय आवृत्ति जिसे हम कहते हैं। आर स्क्वायर साइड में चल रहा है, तो इसका एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है जिसे हम ये भी कहते हैं। ठीक है, क्या है, 3 फॉर्मूले याद रखिएगा। बी ए एफ धात्विक छड़, वापस से टॉपिक क्या है, धात्विक छड़ जो घूम रही है चुंबकीय क्षेत्र में, है ना। कोई भी मेटेलिक रॉड है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। उस केस में कौन कौन से फॉर्मूले हैं, बी ए एफ पहला, दूसरा बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, या फिर आर की जगह आप एल लिख सकते हैं, तो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। ध्यान में रखिएगा, अच्छा न्यूमेरिकल बनता है आपकी बुक में, इससे न्यूमेरिकल भी है ना, एक एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। फिर इसी के साथ में इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रेरित विद्युत वाहक बल, किसके अंदर, किसी भी कुंडली में, एल प्रेरकत्व की कुंडली में कितना होता है, माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी होता है। ठीक है, फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस में यही केस हो जाता है बच्चों, माइनस का एम डी आई अपॉन डी टी हो जाता है। फिर कितना, किसी भी कुंडली में धारा प्रवाहित करने के लिए, है ना, धारा को शून्य से लेकर एक परिमित मान तक पहुंचाने के लिए, 0 से लेकर एक फिक्स वैल्यू तक पहुंचाने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है, हाफ एल आई स्क्वायर होता है। और यही वर्क जो है वो उसकी स्थितिज ऊर्जा में, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, जिसे आप कह सकते हैं इंग्लिश के अंदर क्या, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया वो ध्यान में रखिएगा। अब इन्हीं फॉर्मूला के साथ साथ एक चीज और आपको बताता हूं। आपने जब ये 2 टॉपिक पढ़े होंगे, स्वप्रेरकत्व पढ़ा होगा या फिर अन्योन्य प्रेरकत्व पढ़ा होगा, तो हम बोलते हैं कि ये दोनों, मतलब स्वप्रेरकत्व ये रहा, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, किन के ऊपर निर्भर करता है, किस पे निर्भर नहीं करता, ये ध्यान में रखिएगा। तो किसी भी कुंडली का स्वप्रेरकत्व या फिर अन्योन्य प्रेरकत्व, 2 कुंडलियों के मध्य, वो डिपेंड करता है, पहला फेरों की संख्या के ऊपर, दूसरा उस कुंडली के आकार के ऊपर, है ना। फेरों की संख्या तो समझ गए, नंबर ऑफ टर्न्स बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। ठीक है, आकार और आकृति, शेप एंड एरिया आप इसे बोल सकते हैं, शेप एंड साइज आप बोलते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा मीडियम ऑफ कोर मतलब उसके, उस कुंडली के अंदर के भाग में कौन सा मीडियम है, कौन सा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये बातें ध्यान रखिएगा, इन 3 चीजों के ऊपर ये दोनों डिपेंड करती हैं। और इंपॉर्टेंट है, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, प्रवाहित धारा के ऊपर। धारा के मान को बढ़ाने पर स्वप्रेरकत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, वापस से, धारा के मान, करंट को बढ़ाओगे तो एल के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप करंट को इंक्रीज करेंगे तो फाई भी उतना इंक्रीज होगा। अगर करंट को 2 करोगे तो फाई भी 2 हो जाएगा, तो एल बराबर अगेन 1 रहने वाला है, सेम रहने वाला है। बात यही है कुल मिलाकर के। ठीक है, ट्वाइस। तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस नंबर ऑफ टर्न्स पे, शेप एंड साइज पे और मीडियम ऑफ कोर पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये बात तो। चलिए, फिर आपकी बुक में 2 बहुत बढ़िया लॉज दे रखे हैं। फैराडेज लॉ 1 नंबर में बढ़िया सवाल बनता है। जब भी ये लॉ आए आप ये दोनों, लेंज लॉ में भी आप ये लिखेंगे, फैराडे लॉ में तो आप लिखेंगे ये एन डी फाई अपॉन डी टी, इस तरीके से, और लेंज लॉ में आप लिखेंगे ये, लेंज लॉ में आप लिखेंगे ये माइनस का एन डी फाई अपॉन डी टी।
ठीक है, लेकिन जब ये दोनों लॉ आए आपको ये फॉर्मूले तो उतारने ही उतारने हैं। कैसे उतारने मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वही कौन बनाती है, ईएमएफ जो है वो तभी बनेगा जब फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, है ना। किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के कारण ही विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, या किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है ना। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, ये फैराडे ने बताया था। और लेंज ने क्या बताया था, लेंज बोल रहा था कि भैया जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है या इंड्यूस्ड करंट है उनकी डायरेक्शन हमेशा ऐसी होती है कि वो उसी चीज का या उसी कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है ना। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज सच दैट इट अपोजेस द रीजन ड्यू टू विच इट सेल्फ इंड्यूस्ड और जनरेटेड और प्रोड्यूस्ड, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, डायग्राम ऑफ एसी जनरेटर इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का बढ़िया सवाल बन सकता है। प्रत्यावर्ती धारा नेत्र का नामांकित चित्र पिछले सालों में ये पूछा भी गया है। तो अगर आप ये तैयार कर लेते हैं ना तो मैं ये मान रहा हूं कि ये चैप्टर ही आपका तैयार हो गया है। सिर्फ इतना ही तैयार कीजिए, ये चैप्टर आपका आसानी से तैयार हो गया है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद में 1.5 नंबर के लिए न्यूमेरिकल कौन से देख सकते हैं, तो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं जो मैंने मेरे को लग रहा है कि एक तो ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला, इन दोनों फॉर्मूला को तरीके से देखिएगा। हालांकि ये सारे के सारे फॉर्मूले से छोटे छोटे बन सकते हैं, फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा से भी, हाँ एन डी फाई ये, लेकिन ये दो फॉर्मूला है ना इनसे जनरली पूछता है, ठीक है, इन दोनों फॉर्मूला से जनरली पूछता है, तो मैंने इसी के ही क्वेश्चन को सबसे ज़्यादा यूज़ किया है। देखो क्या बोल रहा है, एक प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा 2 एम्पियर की धारा को 5 मिली सेकेंड में शून्य कर देते हैं, तो करंट देखो 2 एम्पियर से 0 हो जा रही है। चेंज इन करंट डी आई कितना है, 2 एम्पियर ही है, 2 माइनस 0 करोगे 2 ही रह जाएगा, ठीक है। फिर कितने सेकंड में, 5 मिली सेकेंड, ये मिली गौर कीजिएगा, टाइम, चेंज इन टाइम 5 मिली सेकेंड, मिली, ठीक है, dt आपको दे रखा है। तो द्वितीय कुंडली में सेकेंडरी कॉइल के अंदर 20 मिली वोल्ट ईएमएफ जनरेट होता है, 20 मिली वोल्ट जनरेट होता है। तो उन कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट कीजिए। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू एम डी आई अपॉन डी टी है, ठीक है। एम की वैल्यू पूछ रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ दिया हुआ है, डी आई दिया हुआ है, डी टी दिया हुआ है, बताओ क्वेश्चन होगा नहीं होगा, होगा। चलिए, इसी तरीके से सेल्फ इंडक्टेंस का क्वेश्चन आपकी बुक का 6.7 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है, देखो चेंज ऑफ करंट यहां से दे रखा है, इंग्लिश में लिख रखा है, इस बार मैंने इंग्लिश की बुक से लिया था। 5 एम्पियर टू 0 हो जा रहा है, तो डी आई इस केस के अंदर कितना है, 6.7 के लिए डी आई कितना है, चेंज इन करंट 5 एम्पियर है ना, 5 माइनस 0 लिख के आइएगा तो 5 लिखेगा। टाइम कितना ले रहा है, 0.1 सेकेंड, डी टी 0.1 सेकेंड, ठीक है। एवरेज ईएमएफ कितना, 200 वोल्ट, ईएमएफ कितना जनरेट करवा रहा है, 200 वोल्ट। बताओ एस्टिमेटेड सेल्फ इंडक्टेंस एल पूछ रहा है इस बार, एल क्या होगा, वही वाला फॉर्मूला, क्या भाई, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन डी टी। ई दिया हुआ है, डी आई दिया हुआ है, डी टी दिया हुआ है, बताओ एल पूछ रहा है, होगा नहीं होगा, होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। फिर ये सेम जो अभी मैंने आपको 8 नंबर का क्वेश्चन करवाया ना, सेम 6.8 भी यही क्वेश्चन है, इसी तरीके का है, ठीक है। व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स लिंक, इस बार डी फाई पूछा है, चलो ये मैं करवा देता हूं आपको। देखो क्या बोल रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस एम दिया हुआ है, एम इज इक्वल्स टू 1.5 हेनरी, ठीक है। इफ द करंट इन वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0 to 20 एम्पियर, चेंज इन करंट डी आई कितना है, 0 से 20 वोल्ट, तो 20 एम्पियर, तो डी आई तो इतना ही दिया हुआ है। कितने टाइम में, डी टी दिया हुआ है 0.5 सेकेंड। व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स, अब देखो
चेंज ऑफ फ्लक्स पूछ रहा है, थोड़ा सा समझिएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है, और यही इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है माइनस का, सॉरी प्लस का एम लिख देते, परिमाण में ही काम कर रहे हैं, एम डी आई अपॉन डी टी। मेरी बात को समझ रहे हो? ठीक है, तो थोड़ा सा अगर मैं गौर करूं तो यहाँ पे डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला बन रहा है, डी टी से डी टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो डी फाई इज इक्वल्स टू एम डी आई हुआ गया। और आपको तो डी फाई पूछ रहा है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पूछ रहा है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, एम को डी आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, रामायण खत्म। ठीक है, बात समझ में आई क्या? हाँ, ये वाला क्वेश्चन आपकी बुक में कुछ और दे रखा है, पूछा कुछ और है, और कि पता तो चला ना बच्चों कि ये एम डी आई कैसे आया, इसका सॉल्यूशन ऐसा कैसे है। चलो, तो ये वाला जो न्यूमेरिकल है ना बच्चों, इस वाले न्यूमेरिकल के अंदर थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, मैं चेंज कर रहा हूं, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर ये लूप मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रहे हैं तो फिर इनमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये आधे या एक नंबर के क्वेश्चन के अंदर ये बढ़िया सवाल बनते हैं इस तरीके के। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, जब ये बाहर जाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा, तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो है, इंड्यूस करंट है, वो ऐसा होना चाहिए कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाए। मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाए मतलब उसका डायरेक्शन सेम ही रहना चाहिए, अंदर की तरफ ही जाना चाहिए। तो अगर करंट मेरे को अंदर की तरफ लेकर के जाना है, ओके, करंट मेरे को अगर अंदर की तरफ लेकर के जाना है, मैं अगर सामने होता तो ये ज़्यादा और अच्छे तरीके से लेकर जाता, तो मेरा करंट का डायरेक्शन भी अंदर की तरफ ही होना चाहिए, मतलब इस क्रॉस की तरह ही आना चाहिए। क्रॉस तब आएगा जब आप राइट हैंड से अपने थंब को स्क्रीन के अंदर की तरफ लेकर के जाओ, स्क्रीन के अंदर की तरफ थंब को रखो मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन में, क्योंकि आपको बढ़ाना है ना, इसलिए। तो आप देखेंगे कि ये क्लॉकवाइज आएगा, क्लॉकवाइज, और सेम इसमें भी क्लॉकवाइज ही है। ये मैं वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा जिसके अंदर मैंने ये बहुत अच्छा समझा रखा है, क्योंकि मैं सामने दिखाई दे रहा हूँगा, बोर्ड पे समझा है तो ये बहुत अच्छे से समझा है। तो प्लीज़ ये देख लीजिएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट पूछता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, है ना, दक्षिणावर्त या वामावर्त में से पूछता है। आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 6.3 जरूर से देख लीजिएगा, एक बढ़िया क्वेश्चन है। एग्जाम्पल ये सॉल्व है इसलिए फिर मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। एक 6.6 भी और एक 6.7 भी प्लीज अच्छे से देख लीजिएगा। हाँ, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर आप प्लीज इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें बता दीजिए, तो मैं बोर्ड पे वो वीडियो बना करके आपको भेज दूंगा। ठीक है, कोई भी इशू हो तो बता दीजिएगा। चलिए, अब जिन बच्चों को सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने थे उनका काम हो चुका है, अब जिन्हें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डिस्कस करने हैं वो आ जाइए बच्चों। चलो काम करें। ओके, सबसे पहला 2020 में क्या आया था? 2020 में आया था बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स का डेफिनेशन, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा, जो मैंने आपको बोली थी, याद कर लीजिएगा। जब भी परिभाषा आए फॉर्मूला लिखना मत भूलिएगा, है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है तो हम बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों पहले देख लीजिए कि द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू एनी सरफेस प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वापस से कुल मिलाकर के ये नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो कि किसी प्लेन से परपेंडिकुलर पास हो रही है ना। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित सतह के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, है ना, किसी सतह से लंबवत गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या ही क्या कहलाती है? मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाती है। जब भी ये आए तो ये और ये फॉर्मूला जरूर लिखेगा, अदिश राशि है, ध्यान में रखिएगा, स्केलर क्वांटिटी है। फिर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली के घूर्णन के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का ये वाला व्यंजक प्राप्त करो। अब देखो, आयताकार कुंडली जैसे ही आ जाए आप एसी जनरेटर में स्विच कर जाना। ठीक है, ये एसी जनरेटर का ही डेरिवेशन है और बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है बच्चों। इंड्यूस्ड ईएमएफ का बोल रहा है कि ये होता है, देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है एन डी फाई अपॉन डी टी, परिमाण की बात कर रहा हूं, और अगर आप परिमाण नहीं बोल रहे तो माइनस का एन डी फाई अपॉन डी टी लगा लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ये ठीक है। चलिए, अब अगर मेरे को फाई पता हो तो मैं आसानी से काम कर सकता हूं। तो चलिए, मेरे पास में फॉर्मूला तो पता है कि भैया ये है।
अब मैं यहां पे सबसे पहले निकालता हूं फाई कि फाई क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले निकालते हैं फाई। फाई इज इक्वल टू होता है बी डॉट ए वेक्टर या बी ए कॉस थीटा। और इस केस में जब थीटा एंगल की बात करें तो वो घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी है उसके पास में। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एंगल डिवाइडेड बाय टाइम होता है बच्चों, है ना, कोण बटा समय बराबर कोणीय वेग। तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओमेगा टी होगा, नहीं होगा। तो फाई का फॉर्मूला क्या बन गया रे, फाई का फॉर्मूला बना, हाँ फाई का फॉर्मूला बना बी ए कॉस ओमेगा टी। फाई आ गया क्या, चलो इस ईएमएफ वाले में रखो वैल्यू, तो ये हो जाएगा माइनस का एन डी अपॉन डी टी, और यहां पर लिखेंगे बी ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, फिर बी और ए कांस्टेंट है, बाहर निकालो, माइनस का एन बी ए हो गया, डी अपॉन डी टी। अब आपको अवकलन आना चाहिए, डिफरेंशिएशन आना चाहिए। कॉस का माइनस का साइन होता है और ओमेगा उठ करके बाहर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं समझाने वाला, तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, कॉस का माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन ओमेगा टी। और ये जो बी ए ओमेगा एन है या एन बी ए ओमेगा है या बी ए एन ओमेगा है, कैसे ही बोल लो भैया, इसे बोलते हैं मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, फिर ई और टी के मध्य ग्राफ, ई और टी के मध्य ग्राफ, ये बढ़िया सवाल बन गया। ई और टी के मध्य साइन का ग्राफ है क्या, साइन का ग्राफ, और यहां पर आप लिख लेना ई नॉट, और टी यहां पे लिख लीजिएगा 2 पाई, और इस तरफ टी जाएगा और इस तरफ ई और टी में ग्राफ, और ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलो यही ग्राफ अगर फाई और टी में होता तो, किसमें, फाई में, फाई देख लो रे, फाई बी ए कॉस ओमेगा टी, कॉस का ग्राफ बनता, कॉस का ग्राफ, कॉस का ग्राफ, बात समझ में आई क्या, कॉस का ग्राफ तो ऐसा ही होता, जहां पे 2 पाई ऐसा का ऐसा, और यहां पर ये बी ए आता। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना कि फाई और टी मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स और टाइम के बीच में कैसा है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, अरे हाँ हिंदी मीडियम वाले बच्चों, प्रेरित विद्युत वाहक बल है इंड्यूस्ड ईएमएफ। पूरा का पूरा 3 नंबर का सवाल मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिया, देख लो, अच्छा सवाल था। लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है, किसके ऊपर, ऊर्जा संरक्षण पर, ऊर्जा एनर्जी कंजर्वेशन पर आधारित है लेंज का नियम, ध्यान में रखिएगा। फिर एल लंबाई की एक छड़ समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी में लंबवत कोणीय वेग ओमेगा ढीगना प्रेरित विद्युत वाहक बल, क्या बोल रहा है, आपके पास में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एल लेंथ की एक रॉड है, और वो क्या कर रही है, घूमे जा रही है। तो फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, मैंने बी ए एफ बताया था क्या, या फिर बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 बताया था क्या, है ना। इसका डेरिवेशन आपको यहां से मिलेगा। ये जो 6.6 वाला एग्जाम्पल है ना बच्चों, प्लीज ये देख लीजिएगा, इसका डेरिवेशन आपको 6.6 में मिलेगा। ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल, 6.6 में इसका डेरिवेशन भी दे रखा है, डायग्राम भी दे रखा है, सब कुछ इसी में दे रखा है। ठीक है, चलो आगे देखो। एन फेरो वाली कुंडली में फ्लक्स बद्धता एवं धारा आई का अनुपात होगा फाई अपॉन आई है क्या, फाई अपॉन आई तो बच्चों एल भी होता है और एम भी होता है, स्वप्रेरकत्व भी होता है और अन्योन्य प्रेरकत्व भी, और इसमें एक ही कुंडली की बात की गई है, एक ही कुंडली में एल होता है, मतलब स्वप्रेरकत्व, सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस स्व प्रेरकत्व होता है भैया। ठीक है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है ना, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है समय के साथ, टाइम के साथ, उसके
ऊपर निर्भर करता है या उसके समानुपाती होता है। ठीक है, कुछ ऐसा, ये प्रोपोर्शनल लगा लीजिएगा, फिर बाद में एक कर दीजिएगा उसको। फिर ये बढ़िया डेरिवेशन था, BVL वाला डेरिवेशन है ये। L लेंथ की कोई रॉड है आपके पास में, नॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रही है, चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति कर रही है, कितने वेग से, v वेग से, v वेलोसिटी से मूव कर रही है। प्रेरित विद्युत वाहक बल BVL होता है। आपकी बुक में 4 लाइन का डेरिवेशन है इसका, अगर देखना चाहें तो देख लीजिएगा, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी जहां तक मेरे को लगता है। फिर प्रत्यावर्ती धारा जनित का डेरिवेशन मैं ऊपर कर चुका हूं, ये वाला प्रत्यावर्ती धारा जनित एसी जनरेटर। डायग्राम जरूर बुक से देख लीजिएगा, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, 2022 में आया था। 2023 में देखो 1.5 नंबर के 2 सवाल, फैराडे के नियम और लेंज का नियम अपन डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आया था। एक ये देखो, ये तो आपकी बुक का एग्जाम्पल है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, याद है क्या, सेल्फ इंडक्टेंस वाला, LDI/dt। ठीक है, याद आ गया ना बच्चों, E इज इक्वल्स टू LDI/dt से सॉल्व हो जाएगा। बताओ, देखते ही पता चल गया होगा, है ना। तो 2023 का तो सीधा सीधा था। 2024 मतलब लास्ट ईयर जो आया वो देखिए, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे। ओके, ये 7वें चैप्टर का है जो मैंने इसी में डाल दिया, तो भी चलो ट्रांसफॉर्मर आएगा इसका, अपन नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा, वापस आ जाएगा ये क्वेश्चन। तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कौन सा युक्ति काम करता है, वो है ट्रांसफॉर्मर, ध्यान में रख लीजिएगा, एक अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ये लगा देते हैं जो कि गलत है, एसी जनरेटर गलत है बच्चों। ठीक है, चलो, स्वप्रेरकत्व को विद्युत का जड़त्व क्यों कहते हैं, लास्ट ईयर आता है, और बहुत बढ़िया सवाल है यार, ये वाकई में बहुत अच्छा सवाल है। ये मैंने लास्ट ईयर डिस्कस भी करवाया था बच्चों को कि ये देख लेना एक बार के लिए। देखो, जड़त्व क्या चीज होती है, इनर्शिया क्या चीज होती है। इनर्शिया, अगर मैं मैकेनिक्स में बात करूं, गतिकी में बात करूं, पहले तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों देखो, गतिकी के अंदर जड़त्व क्या होता है, किसी भी पिंड का वह गुण जो उसकी स्थिति और गति का विरोध करता है। मतलब कोई चीज रुकी हुई है तो रुकी ही रहेगी, उसे आप हिलाने के लिए आपको बल लगाना पड़ेगा, बात यह है। ठीक है, तो जड़त्व के कारण ही वो रुकी हुई है, और कोई चीज चल रही है नियत वेग से, तो जड़त्व के कारण ही चल रही है, उसी वेग से। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखो कि जड़त्व किसी भी वस्तु विशेष का या पिंड का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी स्थिति में परिवर्तन का या फिर गति में परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। कुल मिलाकर के चेंज नहीं चाहता, वो जैसा है वैसा ही रहना चाहता है। ठीक है, ये जड़त्व है। अब जब मैं स्वप्रेरकत्व की बात करता हूं, तो ये स्वप्रेरकत्व में क्या, किसी भी कुंडली में देखो, जब आप धारा प्रवाहित करोगे, ठीक है, तो लेट सपोज करो ये धारा जो है वो 0 से कुछ ना कुछ मैक्सिमम वैल्यू के तक जाएगी। ठीक है, अब जो भी ये धारा बह रही है, इस धारा में अगर चेंज आ रहा है, इस करंट में अगर चेंज आ रहा है, तो ये जो कुंडली का स्वप्रेरकत्व होता है ना, वो इस करंट के चेंज का क्या करता है, विरोध करता है। यहां पे तो चेंज करंट का ही हो सकता है, करंट का चेंज होगा या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा, या तो करंट का या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स का, और वैसे भी दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होती हैं। ठीक है, तो ये जो स्वप्रेरकत्व है, ये जो L है ना कुंडली का, वो क्या करता है, वो इन दोनों में चेंज का क्या करता है, अपोज करता है, उसका विरोध करता है। तो स्वप्रेरकत्व को विद्युत का जड़त्व इसलिए कहते हैं क्योंकि यह किसी कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के मान में परिवर्तन अथवा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों अब समझिए, इनर्शिया जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो मोशन का अपोज करेगा या फिर पोजीशन में चेंज का अपोज करेगा। ठीक है, वापस से, इनर्शिया जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के चेंज इन पोजीशन या चेंज इन मोशन का क्या करता है, अपोज करता है। मोशन में भी परिवर्तन नहीं आना चाहिए इनर्शिया के कारण, और पोजीशन में भी चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, इनर्शिया यही चाहता है, जो जैसा है वो वैसा ही रहे। ठीक है, अब स्वप्रेरकत्व भी वैसे ही काम करता है, सेल्फ इंडक्टेंस भी वैसे ही काम करता है। वो क्या करता है, किसी भी कॉइल में चेंज इन करंट का या चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इन दोनों के चेंज का क्या करता है, अपोज करता है। वो DI का भी अपोज करेगा, वो D का भी अपोज करेगा। कौन, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, इसलिए इसे हम इलेक्ट्रिकल इनर्शिया कहते हैं। फिर
प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का स्पष्ट एवं नामांकित चित्र लास्ट ईयर भी आया था और मैं इस ईयर के लिए भी बोल रहा हूं। रीजन है कि बहुत बार ऐसा होता है जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन है वो रिपीट कर देते हैं। आप अगर 2024 का पेपर देखोगे ना तो 2024 में 2023 के 4 सवाल रिपीट हुए थे बच्चों। 4 सवाल बहुत बड़ी बात होती है। देखा जाए तो किसी ने 2023 का पेपर ही करके गया होगा तो भी वो पास हो गया होगा, 9 नंबर तो वहां से ही निकाल लिए होंगे। ठीक है, चलिए फिर हाँ, ये एक क्वेश्चन 2024 में हो रहा है था, वो और देख लीजिए क्या बोल रहा है। पूर्व से पश्चिम दिशा में स्थित 8 मीटर लंबा सीधा क्षैतिज चालक, देखो आपको L दिया हुआ है, मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं, L 5 मीटर दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला लगा हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है B 0.3 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, और ये सब परपेंडिकुलर में चल रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के लंबवत 2 मीटर पर सेकंड, ये भी लंबवत है इनके 2 मीटर पर सेकंड से। प्रेरित विद्युत वाहक बल उस एल रॉड में कितना होगा, BVL इतना करना था आपको, 1.5 नंबर मिल रहा था। सोचिए कितना सिंपल आएगा। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। न्यूमेरिकल 4 फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। BVL वाला फॉर्मूला, फिर E = LDI/dt या MDI/dt या NdΦ/dt। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, BAF। चलो मॉडल पेपर में जो आया था वो और देख लेते हैं। प्रेरकत्व की विमा है, प्रेरकत्व मतलब सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस की विमा है। मैंने आपको बोला भी था, इसको निकालने के लिए ना बच्चों आप एक तरीका यूज करो, क्या भाई, W = ½ LI², ये वाला फॉर्मूला यूज करो यार। तो आपको L = क्या हो जाएगा, 2W/I² आएगा। क्या W मतलब वर्क बच्चों, वर्क की डायमेंशन होती है M1 L2 T-2, ठीक है, और उसमें डिवाइड किसका जा रहा है, I² का मतलब A2 का, तो ये हो जाएगा M1 L2 T-2 A-2। बताओ यही होगा क्या, M1 L2 T-2, M1 L2 T-2, ये से देखो C, ठीक है, दिखाई दे रहा है, मेरे हिसाब से ये बैठ रहा है ना। चलिए तो ये हो जाएगा। फिर प्रेरित विद्युत वाहक बल इंड्यूस्ड EMF का मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज की दर के बराबर होता है। फैराडे भैया ने कहा था, नहीं कहा था, फैराडेज लॉ है बच्चों। ठीक है, फिर प्रत्यावर्ती धारा जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यही तो करता है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जनित्र का काम ही यही होता है। फिर चित्र में वर्णित, ये बहुत बढ़िया सवाल है। देखो आपको A और B ये कैपेसिटर है, इसकी पॉलिटी बतानी है कि भैया कौन सा प्लस का है कौन सा माइनस का है। देखो ये S पोल अगर इधर आ रहा है, सामने से तो ये दिखाई दे रहा है आपको, अगर S पोल ये आ रहा है तो इसमें पास में आ रहा है ना, पास में आ रहा है तो ये अपोज करने के लिए ऐसे बनाएगा, क्योंकि S ही S को अपोज करता है, पास में आ रहा है तो। ठीक है, अगर S ऐसा है तो करंट इसमें ऐसे जा रही है, ये करंट है तो करंट जा रही है B से A में, तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो अपोजिट ही जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे A से B में। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन ने A प्लेट को छोड़ दिया है तो इसका मतलब A प्लेट पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन B प्लेट में जा रहे हैं इसका मतलब B प्लेट नेगेटिव। बात समझ में आई क्या, ये बात ध्यान में रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो इंड्यूस्ड करंट जो है वो तो जा रही है B2A, ये और ध्यान में रखना, B2A इंड्यूस्ड करंट, और इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं A to B, और अगर A को छोड़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो A प्लेट पॉजिटिव फिर B प्लेट नेगेटिव। ठीक है, चलो फिर ये वाला 6 नंबर का मॉडल पेपर का क्वेश्चन, अगर मैं अच्छे से देख रहा हूं तो मेरे को L दिया हुआ है, L दिया हुआ है, फिर अच्छे से देख रहा हूं तो 50 चक्कर प्रति सेकंड है ना, 50 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड भी दिया हुआ है, इसका मतलब मेरे को F दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज लिख सकता हूं, ये हर्ट्ज ही हुआ। कितने मैग्नेटिक फील्ड में, 2 टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड में। इंड्यूस्ड EMF पूछ रहा है,
एल दिया हुआ है 2 मीटर, एल है, एफ है, बी है। बताओ भाई क्या फॉर्मूला लगेगा जो इन तीनों से मिलकर के बन रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, जल्दी से बताओ। कौन सा? E इज इक्वल्स टू बी ए एफ, यही है। या फिर बी, ए की जगह पाई एल स्क्वायर लिख दीजिएगा और एफ ऐसा कैसा। एफ की वैल्यू दी हुई है, एल की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है, वैल्यू पुट करो, क्वेश्चन को खत्म करो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। हैव अ गुड डे बच्चों, टेक केयर।